इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां कटा हुआ हाथ मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि कब्रिस्तान के पीछे एक इंसान का कटा हुआ हाथ मिला है, जिसके बाद माहौल में अफरा तफरी भी देखने को मिली। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि लाश रस्सी में बंधी हुई एक बोरी से मिली है, जहां लोगों ने बोरी के अंदर शव होने की आशंका भी जताई और मामले की जानकारी पुलिस को दी। ये खबर लखनऊ से आ रही है, जहां गाजीपुर थाना क्षेत्र के लवकुश नगर में कटा हुआ हाथ मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। कुशीनगर से बड़ी खबर आ रही है, जहां असामाजिक तत्वों ने भीमराव अंबेडकर की मूर्ति तोड़ दी है। लगातार ऐसे मामले कई जिलों से पेश आ रहे हैं, जहां बाबा साहेब की मूर्ति टूटने जैसी खबरें सामने आ रही हैं। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि मूर्ति टूटने के बाद से ग्रामीणों में काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई है, जहां पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि मूर्ति तोड़ने वालों का अब तक पता नहीं चल पाया है। ये पूरा मामला खड्डा थाना क्षेत्र के सिसवा गोपाल ग्राम सभा का बताया जा रहा है, जहां एक बार फिर से बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ दिया गया है। ये पूरी खबर कुशीनगर से है। कुशीनगर से ये खबर आ रही है, जहां पर बाबा साहब की मूर्ति टूटने के बाद स्थानीय लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है। मामले की जानकारी पुलिस को मिली तो पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी लेकर हमारे सहयोगी ओमकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओमकार, क्या अभी तक इस मामले में पुलिस ने कोई खुलासा किया है? क्या कोई गिरफ्तारी हुई है? नहीं, जैसा कि बता दें कि कल देर रात में ये कुछ अराजक तत्वों ने मूर्ति को तोड़ दिया। सुबह जब लोग जगे हैं, जब लोगों की जानकारी हुई, काफी भीड़ इकट्ठा हुई मौके पर और स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया जी। उसके बाद से लोगों ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो मामले को शांत कराई, लोगों को समझाई बुझाई और पुलिस अभी अराजक तत्वों को खोजने में जुटी हुई है। पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है। फिलहाल में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद ओमकार। राम भक्तों के लिए एक बार फिर से बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अयोध्या के लिए अब 8 जगह से विमान सेवा शुरू कर दी जाएगी, यानी अयोध्या जाना अब और ज्यादा आसान होने वाला है। दिल्ली, चेन्नई और अहमदाबाद से भी अब डायरेक्ट अयोध्या के लिए विमान सेवा मिलेगी। यह वहीं पटना, दरभंगा से भी विमान सेवा शुरू होने वाली है, जिससे राम भक्तों को अयोध्या पहुंचने में काफी ज्यादा सहूलियत मिलेगी। ये भी जानकारी सामने आ रही है कि मुंबई और बेंगलुरु से भी अतिरिक्त विमान सेवा की शुरुआत की जा रही है राम भक्तों के लिए। ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां अयोध्या पहुंचना अब और भी ज्यादा आसान हो गया है। अयोध्या आने के लिए अब और 8 जगहों से विमान सेवा शुरू की जाएगी, जिसमें दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, बेंगलुरु के नाम सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि पटना और दरभंगा से भी ये विमान सेवा शुरू की जाएगी, जिससे राम भक्त आसानी से विमान के जरिए अयोध्या पहुंच पाए। वहीं मुंबई से भी अतिरिक्त विमान सेवा मुहैया कराई जाएगी। खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी लेकर हमारे सहयोगी शक्ति हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शक्ति, अयोध्या में अभी तक जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है तब से भक्तों का तांता लगातार लगा हुआ है, भक्त आ रहे हैं। ऐसे में ये विमान सेवा जो 8 दूसरी जगहों से शुरू की जा रही है, इसे लेकर क्या उत्साह देखने को मिल रहा है? जी, जिस तरीके से अयोध्या में राम भक्तों का हुजूम बढ़ा हुआ है, उनके दर्शन के लिए लोग जगह जगह से आ रहे हैं, देश से आ रहे हैं, विदेश से आ रहे हैं। तो लोगों के सुविधाओं के लिए ये प्रक्रिया आज की गई है। कल से जो है विमान चालू हो जाएंगे। तकरीबन 8 राज्यों से विमान जो है वो अयोध्या वाल्मीकि एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे और लोगों को जो असुविधाएं हो रही थी उसमें लोगों को थोड़ी सी चीजें आसान हो जाएंगी उनको आने के लिए, क्योंकि जब जहां से फ्लाइट नहीं स्टार्ट की तो दूसरी जगह से वो लोग आ रहे थे, ट्रेन के माध्यम से आ रहे थे। लेकिन अब जो है हवाई सेवा भी उनकी जो शुरुआत जो है वो कर दी गई है।
जिसको लेकर के अब अयोध्या में भीड़ जो है वो और बढ़ने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से ट्रेनों का जो संख्या थी वो बढ़ा दी गई थी, अब विमानों की संख्या जो है वो भी बढ़ा दी गई है। अब उसको लेकर के अयोध्या में जो दर्शनार्थी हैं वो लगातार उनकी संख्या में बढ़ोतरी दिखेगी, जिसका असर यहाँ पे आम जनता को भी पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे टूरिज्म की दृष्टि से अब अयोध्या जो है वो विश्व लेवल पे जाने वाला है। जी। और यहाँ पे जो रोजगार है वो भी बढ़ने वाले हैं लोगों। ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद शक्ति। बड़ी खबर आ रही है, जहां 2 फरवरी से यूपी विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। आपको बता दें 5 फरवरी को यूपी सरकार बजट पेश करने वाली है। 7,65 करोड़ का बजट यूपी सरकार पेश कर सकती है। ये बड़ी खबर यूपी की राजनीति से जुड़ी हुई आ रही है, जहां विधानसभा सत्र को लेकर अब रूट डायवर्जन भी शुरू हो चुका है। 2 फरवरी से यूपी विधानसभा सत्र की शुरुआत होने जा रही है और ये खबर सामने आ रही है कि 5 फरवरी को यूपी सरकार बजट पेश करेगी और इस बजट में काफी कुछ खास देखने को मिलने वाला है। ये पूरा बजट 7,65 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। देवरिया में गेहूं के खेत में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। ये तस्वीरें देवरिया की बताई जा रही हैं, जहां गेहूं के खेत के पास मौजूद झाड़ियों में एक शव मिला, जिसकी शिनाख्त नहीं हो पा रही थी। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शिनाख्त कराने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये पूरा मामला खुखंदू थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां का मृतक रहने वाला था। बताया जा रहा है कि जहां युवक का शव मिला वो जगह सलेमपुर थाना क्षेत्र के सिसवा दीक्षित गांव में आती है। एक बार फिर से कड़ाके की ठंड को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है और नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बताया जा रहा है कि डीएम ने सभी शिक्षण संस्थाओं के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि डीएम ने 3 फरवरी तक ऑनलाइन क्लासेस चलाने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि कक्षा 12 तक के स्कूल ऑनलाइन चलाने के डीएम ने निर्देश दिए हैं। ये बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां यह भी बताया जा रहा है कि स्कूल 10 से 3 बजे तक चलाने का आदेश तो है ही, लेकिन डीएम का कहना है कि ड्रेस कोड की अनिवार्यता लागू नहीं की जाएगी। कड़ाके की ठंड को देखते हुए ये बड़ा आदेश सामने आया है, जहां एक बार फिर से शिक्षण संस्थानों को नए निर्देश दिए गए हैं। 3 फरवरी तक ऑनलाइन क्लासेस चलाने के आदेश भी जारी किए गए हैं। सोशल मीडिया पर एक बार फिर से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि इस वीडियो में राम मंदिर को लेकर सर तन से जुदा करने की धमकी देते हुए ये दोनों युवक नजर आ रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है, जहां इन दोनों युवकों ने राम मंदिर से जुड़ी बातें करते हुए सर तन से जुदा करने की धमकी दी है। मेरे भाइयों, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी बाबरी मस्जिद जहाँ पे थी वहीं पे है, ठीक है, उसको कुछ नहीं हुआ है। और एक बात हमेशा याद रखना कि अल्लाह ने पैदा किया है वही मार सकता है, और किसी और ने अगर कोशिश करी तो इंशाअल्लाह उसका सर तन से जुदा हो सकता है। आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। पहले रमजान को इंशाअल्लाह इमाम हरम आएंगे, हम सब उनका मिलकर इस्तकबाल करेंगे। अब पूरे जोशो होश के साथ चलेंगे, ठीक है, जितना हो सकेगा उतना करेंगे इंशाअल्लाह। इनका तो समय आया है, हमारा दौर आएगा, और जितने पैदा किया है वही मार सकता है, और कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। इस बात को हमेशा याद रखना, ठीक। अल्लाह से बड़ी जात किसी की नहीं। यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में सियासी बिसात बीत चुकी है और ऐसे में सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कांग्रेस और बसपा में गठबंधन होने की जानकारी मिल रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अब यूपी में बसपा और कांग्रेस मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक देर रात दिल्ली में मायावती और गहलोत के बीच लोकसभा चुनाव को लेकर बातचीत हुई है, जहां 4 से 5 घंटे तक बसपा सुप्रीमो और गहलोत ने बातचीत के दौरान लोकसभा चुनाव पर चर्चा की और कांग्रेस ने 35 सीटें मांगी हैं। ये बड़ी खबर आ रही है लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई। खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी लेकर हमारे सहयोगी दिवाकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिवाकर,
जिस तरह अब तक बसपा सुप्रीमो साफ मना कर रही थी कि वो किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगी, और ऐसे में अब ये खबर सूत्रों के जरिए निकलकर सामने आ रही है कि बसपा और कांग्रेस अब यूपी लोकसभा चुनाव में साथ लड़ेगी। तो क्या ये मानकर चला जाए कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन को तमाम पार्टियों ने झटका दिया, उसके बाद कांग्रेस ने बसपा का रुख किया है? बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश के आज की सबसे बड़ी यही खबर है कि कांग्रेस और बसपा में कहीं न कहीं आपस में बातचीत चल रही है। कल अशोक गहलोत और मायावती के बीच तकरीबन 4 से 5 घंटे की चर्चा है, दिल्ली में हुई है, और ये खाका रखा गया है कि कांग्रेस ने मायावती से कहा कि आप हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़िए और हमको 80 में से सिर्फ 35 सीटें दीजिए। तो इस पे चर्चा तो हुई है, लेकिन कहीं न कहीं ये कहा जा रहा है कि 35 तो नहीं, हाँ 25 से 26 सीटें जो है वो कहीं न कहीं मायावती कांग्रेस को दे सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल इस सूत्रों के हवाले से खबर, लेकिन इतना जरूर माना जा रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस को या फिर कहें कि इंडिया गठबंधन को समाजवादी पार्टी ने झटका दिया है, जिस तरह इंडिया गठबंधन को टीएमसी ने झटका दिया है, आम आदमी पार्टी ने झटका दिया है, उस तरीके से ही अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जो है वो समाजवादी पार्टी को झटका देने जा रही है। और समाजवादी पार्टी ने कल जिस तरीके से 16 कैंडिडेट की लिस्ट जारी की है, तो जाहिर बात है कि उससे कांग्रेस नाराज है, और समाजवादी पार्टी ने बिना पूछे ही कहीं न कहीं लिस्ट जारी कर दी। तो हो सकता है कि कांग्रेस जो है वो समाजवादी पार्टी पे दबाव भी बना रही हो इस चीज को लेकर। लेकिन इतना जरूर है कि ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी आज की है कि कांग्रेस और बसपा में बातचीत चल रही है। हो सकता है कि 2024 का लोकसभा चुनाव जो है वो कांग्रेस और बसपा मिलकर लड़े। जी, इस खबर को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद दिवाकर। अभी आपने सुना कि किस तरह यूपी की सियासत में एक बार फिर से बड़ा फेरबदल देखने को मिला है, जहां बसपा सुप्रीमो लगातार किसी गठबंधन में शामिल होने से किनारा कर रही थी। वहीं एक बार फिर से सूत्रों के जरिए यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि अब कांग्रेस और बसपा मिलकर यूपी का चुनाव लड़ेंगी। इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सपा प्रवक्ता मनोज यादव जुड़ चुके हैं। मनोज जी, जिस तरह से पिछले दिन सपा ने अपनी पहली सूची जारी की 16 उम्मीदवारों की, इंडिया गठबंधन की बात हो रही थी, आपने कहा था कि गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, आप मिलकर चुनाव लड़ेंगे, और अब बसपा और कांग्रेस के साथ में चुनाव लड़ने की खबर सामने आ रही है। इसे किस तरह से देखे जनता? अब देखिए, समाजवादी पार्टी सकारात्मक दृष्टिकोण से ही चीजों को देखेगी। अब तक आदरणीय बहन जी ने इस बात का जिक्र किया कि वो गठबंधन में नहीं है जी, और ना गठबंधन करना चाहती है। अगर वो करना चाहती है तो इंडिया अलायंस के घटक दलों से बात करेंगी जी। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में समाजवादी पार्टी बीजेपी को हराने के लिए चुनाव लड़ रही है। जी जी। हमें कोई सीट ज्यादा लड़ने का या उत्तर प्रदेश में जो पीडीए के अधिकारों पर डकैती डाली जा रही है और अत्याचार किया जा रहा है, उन सारी चीजों के हिसाब से हम बात कर रहे हैं जी। हमने भाजपा की कभी तारीफ नहीं की, हमने भाजपा से कभी हाथ नहीं मिलाया जी। उल्टे हमने लड़ाई लड़ी है। लोगों को तो ये सोचना है कि कौन किससे मिल रहा है, कौन किससे नहीं मिल रहा है, ये बातें तो तब आएंगी जब पिक्चर आएगी। सूत्रों के हवाले से तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि इंडिया अलायंस में समाजवादी पार्टी ने सबसे तत्परता के साथ कार्य करने का काम किया। मनोज जी, देखिए, एक सवाल हम ये भी पूछना चाहेंगे कि देखिए लगातार सपा सुप्रीमो ये कह रहे थे कि अगर बसपा के साथ गठबंधन में इंडिया गठबंधन जो है उसमें अगर बसपा शामिल होती है तो सपा इससे किनारा कर लेगी। तो क्या अगर ये खबरें सच हुई, जिस तरह से सूत्रों के जरिए ये बड़ी खबर सामने आ रही है, अगर बसपा इंडिया गठबंधन में शामिल होती है तो सपा क्या रुख अपनाएगी? नहीं, समाजवादी पार्टी तो आदरणीय राष्ट्रपति जी ने इस बात का कभी जिक्र नहीं किया जी कि अगर बहन जी आती हैं तो हम उससे किनारा कस लेंगे। जी। हो सकता है कुछ कंडीशंस बदल जाएं, हो सकता है कुछ हमारी जो अपनी प्रायोरिटीज हैं वो प्रायोरिटीज चेंज हो जाएं। हाँ, इतना जरूर राष्ट्रपति जी ने कहा था कि अगर बीएसपी आना चाहती है तो बीएसपी की गारंटी कौन लेगा, तो बस इतनी बात कही थी। इसके अलावा कभी नहीं कहा कि हम गठबंधन का घटक दल का हिस्सा नहीं रहेंगे। मतलब सपा अगर बसपा कांग्रेस के इस बड़े गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में अगर शामिल भी होती है तो सपा अपने रिश्ता नहीं तोड़ने वाली है इस गठबंधन से। हम क्यों गठबंधन से रिश्ता तोड़ेंगे भाई? अच्छा, जिस तरह पिछले दिन जो सूची जारी हुई है 16 उम्मीदवारों की, क्या इसका कोई असर गठबंधन पर देखने को मिल रहा है? चुनाव जीतने के लिए लड़ रहा है, हमें सीटों की खाना पूर्ति नहीं करनी है जी। आपने जो 16 सीटों पे आपने देखा समीकरण, उस समीकरण से बीजेपी कितना परेशान है। आदरणीय राष्ट्रपति जी ने जिन प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं वो बहुत ही जबरदस्त प्रत्याशी हैं। बीजेपी की
नींदे हैरान है, परेशान है। बीजेपी सोच नहीं पा रही वहां क्या करेगी, वो कौन सा वोट काटेगी, किसका वोट काटेगी। आपको समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी जी जी। उनके बेईमानी के रास्ते बंद हो गए। इसलिए समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की जनता, अकलियत के लोगों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, गरीबों, किसानों, मजदूरों को ध्यान में रखते हुए जी सीटों की शेयरिंग कर रही है। हमने 11 सीटें दी हैं कांग्रेस को, 7 सीटें आरएलडी को, और सीटें देने की बातचीत चल रही है आदरणीय राष्ट्राध्यक्ष जी की और शीर्ष नेतृत्व खड़गे साहब की। अगर कोई बीच में और बात है तो उसके हिसाब से हमारा राष्ट्र नेतृत्व तय करेगा जी। कि सीटों की शेयरिंग का फार्मूला क्या होगा, ये हमारा राष्ट्र नेतृत्व तय करेगा। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद मनोज जी।